हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मॉड्यूल 4th भी ख़त्म कर लिया होगा और 5th की गतिविधि भी कर ली होगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रश्नोत्तरी, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप प्रश्नोत्तरी सॉल्व करें, ये पूरे मॉड्यूल के आप वीडियो और PDF को ज़रूर देखना मत भूलिएगा, इससे आपकी समझ अच्छी बनेगी और आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को कि प्रश्नोत्तरी किस तरह से सॉल्व करनी है। दोस्तों, अगर ये आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड अगर कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मैं ईजी कंसेप्ट में बताऊँगी, ताकि ईजी भाषा में बताऊँगी, ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी समझ बना सकें। और हाँ, अगर आपने वीडियो और PDF अच्छे से पढ़ी है तो आप इस कंटेंट को भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस कंटेंट को देखने के लिए, एक प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए पहले आप अच्छे से वीडियो और PDF को पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, फिर आप इस वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो आप इस क्वेश्चन का जो क्रम हो सकता है दोस्तों और ऑप्शन हो सकते हैं, वो आपके जो वीडियो है उसमें अलग हो सकते हैं और आपके दीक्षा ऐप में अलग हो सकते हैं। तो आप इनको बस समझ लीजिए और फिर दीक्षा ऐप में जाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, जिन्होंने 5th मॉड्यूल को क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है, वो अपना एनालिसिस कर से सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कि वो उसके प्रश्न क्यों गलत हुए और अपनी डिटेल को जान सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है और आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका उत्तर दे सकूँ। तो दोस्तों, चलते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कहता है कि ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर। दूसरा ऑप्शन कहता है H5P। तीसरा ऑप्शन कहता है सभी। और चौथा ऑप्शन कहता है स्क्रैच। दोस्तों, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स, मुक्त सोर्स भी कहते हैं इसको, और इसको ओपन सोर्स भी कहते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका स्रोत मतलब सोर्स कोड, इसका जो सोर्स कोड होता है वो खुला होता है, यानी कि जो मुक्त सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसका कोड आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और इसमें कोई भी व्यक्ति इसको परिवर्तित संशोधित कर उसका विकास में योगदान भी दे सकता है। और हाँ, अपना मतलब कोड इसका चेंज करके स्वयं भी अपने काम में निःशुल्क उपयोग कर सकता है। सोर्स कोड के अलावा इन सॉफ्टवेयरों के बाइनरी कोड जो है वो भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने के लिए कंपाइल किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको दोस्तों हो सकता है कि आपको नॉलेज ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं आजकल, जो कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। पहले लाइनेक्स, यूनिक्स, बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर भी हम चला सकते हैं। अगर हमने विंडोज़ पे कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो यूनिक्स पे भी और लाइनेक्स पे भी चला सकें, इसलिए बाइनरी कोड का हमको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मुक्त सोर्स का मतलब ये भी होता है दोस्तों, आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं और उनका आपको पैसा नहीं देना पड़ता। और ऐसे मान लीजिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑफिस में होने वाले कार्य के लिए हम लिखते हैं, इंटरनेट पे प्रयोग करते हैं, या उनका तरह तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, या गाने सुनना, DVD देखना, ब्लॉग करना, या ये सब जो चीज़ें करते हैं, इनका हमको पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन और ये मुफ्त में हमको मिल जाते हैं, मतलब हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपने यूज़ किया ही होगा फायरफॉक्स का, जिससे हम वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो और जो होता है अपाचे, ये भी एक वेब सर्वर के लिए बहुत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये जो निःशुल्क सॉफ्टवेयर हैं, ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी सभी तरह के, ये जो है, ये सारे जो है निःशुल्क सॉफ्टवेयर में के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी। दोस्तों, हमने अभी देखा कि ओपन सोर्स क्या होता है, और अब हम देखते हैं कि इसमें से ये कौन सा हम देख लिया कि सभी आंसर सही होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो मैं बता दूं, H5P जो होता है, ये जो
H5P होता है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। H5P जो होता है ये भी फ्री ओपन सोर्स होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और ये जावा स्क्रिप्ट पे बेस होता है, ये जावा स्क्रिप्ट से बना होता है। इससे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पूछी जाएगी, बस इतना ही पूछा जाएगा कि ओपन सोर्स है कि नहीं। बस इतना ही याद रखना है कि ये HTML5 का जो पैकेज है उसको छोटे रूप में जो होता है उसको बोला जाता है H5P। मतलब ये भी आ सकता है कि HTML5 पैकेज इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में H5P बोला जाता है, ठीक है। और ये इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो H5P जो सॉफ्टवेयर होता है इसकी मदद से हम हर कोई इसमें क्रिएट कर सकता है, शेयर कर सकता है, रीयूज़ कर सकता है जो इंटरेक्टिव HTML के कंटेंट होते हैं। मतलब जो वेबसाइट बनाने में जो कंटेंट हम यूज़ करते हैं ना, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, क्विज, टाइमलाइंस, ये सब जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं जो वेबसाइट बनाने में, उनको हमको फिर से यूज़ कर सकते हैं, हम नए भी बना सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं किसी को। तो ये HTML मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इसको बोलते हैं HTML5, ठीक है। HTML5 पैकेज का जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है H5P, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है दोस्तों? स्क्रैच एक ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, और स्क्रैच एक ब्लॉक आधारित विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा और वेबसाइट है जिसका यूज़ क्या करते हैं, एक ऐप भी होता है, इसमें ऐप भी बनाया गया है। तो क्या बात करते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, मुख्य रूप से बच्चों को सीखने में कोड को सीखने में मदद करता है। ये इंटरेक्टिव होता है बहुत, और इससे क्या होता है कि वेबसाइट को इनके कोड को सीखने में बच्चों के मदद करता है। तो स्क्रैच भी हमने सीख लिया दोस्तों, और ये तो सिंपल ही इसमें लिखा ही है कि वीडियो एडिटर है, एक टाइप का एक वीडियो एडिटर है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जो होते हैं ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। तो हमने ये देख लिया, अब स्क्रैच भी देख लिया और H5P भी देख लिया। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए। बस ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि जो स्क्रैच है वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें होती है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इवेंट ड्राइवन का मतलब होता है जैसे बटन दिखते हैं ना, सब अपन क्लिक करके और उसको यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है ना। मतलब इसमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, कम से कम कोडिंग करनी पड़ती है, और इसमें पहले से ही कुछ चीज़ें बनी होती हैं, जैसे बटन हुआ, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, ये सब बनी रहती है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। और ये कौन सी ये सर्विस जो है किसके द्वारा डेवलप की गई थी? MIT मीडिया, ठीक है। ये जो सर्विस है ये किसके द्वारा यूज़ की गई थी? ये स्क्रैच है ना। और ये किसके लिए, कौन यूज़ करता है, बस इतना पता होना चाहिए। चिल्ड्रन यूज़ करते हैं लर्न करने के लिए, कोड को लर्न करने के लिए। शुरुआत में जो प्रोग्रामिंग करता है ना, तो प्रोग्रामिंग से यूज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं बच्चे। कॉलेजेस में और स्कूल्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ई पाठशाला है। ई पाठशाला क्या है? तो ई पाठशाला में हम देखते हैं कि दोस्तों ई मतलब अगर कहीं पर भी ई लग जाता है, डेट मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हो, डिजिटल की माध्यम की बात कर रहे हो, और ऐसी पाठशाला जो आप इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ई मतलब इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है। ई लर्निंग मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड होती है। तो अब ने पहला क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करता है, ठीक है। एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप, मतलब मैंने आपको बताया था ना ई पाठशाला दोस्तों, एक ई पाठशाला। और आप अपना ई जो पाठशाला वाली जो ऐप है इसमें से क्या कर सकते हैं, आप NCERT की बुकों को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, और आप जो एक दीक्षा वाला ऐप है इसमें से भी क्या कर रहे हो, आप दीक्षा के ऐप से भी क्या कर सकते हो, आप इससे NCERT की पुस्तकों को पढ़ सकते हो, कई प्रकार के दूसरे राज्य के कोर्स को भी देख सकते हो और उनको कर सकते हो। हाँ, इस पे ना जो स्टूडेंट रहते हैं और जो अदर रहते हैं और जो टीचर नहीं रहते हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं और इनसे रिलेटेड जानकारी को, वीडियो को देख सकते हैं।
तो क्या होता है ई पाठशाला? ई पाठशाला मतलब होता है एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप भी हो सकती है, कोई भी एक पोर्टल हो सकता है। मतलब वेब पोर्टल का मतलब समझ लीजिए साइट दोस्तों, और वेब मोबाइल ऐप का मतलब जो भी हम मोबाइल में जो भी ऐप डाल रहे हैं, जैसे शिक्षा डाल लिया हमने, ई पाठशाला डाल दिया, जो क्या करता है छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ता के लिए एक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। जैसे शिक्षा से रिलेटेड जो भी रिसोर्स या संसाधन उपलब्ध कराएगा वो क्या हो जाएगा? ई पाठशाला कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। बिल्कुल दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया दीक्षा ऐप में क्या होती हैं, पाठ्य पुस्तक भी होती हैं, वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं और पत्र पत्रिकाएँ होती हैं और प्रिंट और नॉन प्रिंटेड किस्म की शैक्षिक सामग्रियाँ होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भी सही है। ठीक है, ये पाठशाला का मतलब यही होता है। तो हम ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन हम लर्निंग कर रहे हैं और हमको सभी चीज़ें हमको ऑनलाइन मिल रही हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी साइट रहती है इस तरह की, मैंने आपको बता दी दीक्षा जैसे ई पाठशाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ई पाठशाला का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कॉपीराइट, पहला ऑप्शन कहता है जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कोई भी नहीं। तीसरा ऑप्शन कहता है जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन कहता है स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही जैसे बता दिया था कि जो फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, और देखिए, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन कहता है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए कि ये क्या कह रहा है कि जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। मैंने जैसे आपको बताया था ना कि ओपन फ्री जो सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम कोड को कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं और उसको सुधार करके वापस किसी को भेज भी सकते हैं। तो ये गलत हो गया ऑप्शन, हमें कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसमें ना तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों कि जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, हम तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड करके सकते हैं, जैसे कि मोजिला। और इसमें ये स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, हम अपने स्वामी खुद ही होते हैं और हम इसका चेंज करके कुछ भी यूज़ करके कर सकते हैं, कुछ भी कोड को, क्योंकि हमें कोड तो फ्री में ही मिलता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं और कोड को भी चेंज कर सकते हैं और अपने अनुसार बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों, ये कहता है ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां ICT को एकीकृत किया जा सकता है। पहला हो गया दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लिया अपन ने। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ICT उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों, विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना। और फोर्थ ऑप्शन कहता है सभी। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि जो ICT होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये ICT समेकित शिक्षण क्या होता है? तो ICT में बता चुकी हूँ दोस्तों कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब जो हम संचार करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, मतलब सूचना को जो शेयर करते हैं वो किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से शेयर करते हैं। और कहने का मतलब है कि हम डिजिटल शेयर करते हैं, डिजिटल मतलब इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते हैं, तो वो ICT कहलाता है। लेकिन अगर हम शिक्षण में इसका यूज़ करते हैं, ICT का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे कि हमको मॉड्यूल में पहले ही बताया था कि अगर हम किसी ऐप, मान लीजिए हम किसी ऐप का इंस्टॉल करके बच्चों को जो है उस वीडियो को या उस इमेज को एनिमेशन के तौर पे दिखाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। और देखिए, इससे जो होती है
कि हमें पता है कि जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां जैसे कि हमारे जो नाक होती है, कान होते हैं और टंग होती है, स्किन होती है, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इस पे रिलेटेड जो हम देखते हैं, सुनते हैं, तो इससे जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम देखते हैं, जो देखने वाली आँखों की इंद्रियां होती हैं, वो प्रभावी रूप से हमको जल्दी समझ में आता है और हमारी जो शैक्षिक संप्रेषण है, हम जो भी बातचीत करते हैं और उसमें गुणवत्ता आती है, और जो भी हमारे शैक्षिक प्रबंधन के जो सिस्टम है उसमें भी उनको अच्छा लगता है। और संचार के माध्यम से, सूचना और आईसीटी के माध्यम से जो होता है, वीडियो एनिमेटेड तरीके से दिखता है, तो उनको अच्छा लगता है और देखने में अच्छा लगता है और वो अच्छे से सीखते हैं। तो इससे रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि जो बच्चों का बच्चे जो होते हैं वो विविध प्रकार के होते हैं और इसके माध्यम से वो अच्छा विकास कर सकते हैं। ठीक है, समस्त जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और बच्चे लंबे समय तक स्थायी रहते हैं इसके तौर पे, है ना, वो सीखते बहुत जल्दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला ऑप्शन अपन ने पढ़ लिया था, दूसरा ऑप्शन भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ ही चुके हैं कि जो आईसीटी का प्रयोग है उससे रिलेटेड हम अगर शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो जो हमारी है प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जहाँ पर उपयोग करना है वहीं पे हम उपयोग करें आईसीटी का, और जहाँ पे उपयोग नहीं करना है उसमें नहीं करें। और जैसे कि हम व्हाट्सअप, जैसे कि कोविड-19 की वजह से हमें पढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने जो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल था उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और शिक्षण प्रक्रिया जारी रखने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया था। ठीक है, तो हमने देखा कि दोस्तों कि कभी कभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमको आईसीटी का भी यूज़ करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। बस शिक्षण जो शिक्षक होता है उसमें एक कला होनी चाहिए कि कहाँ पर ये यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं यूज़ करना है। जैसे कि पौधे के बारे में उनका संरक्षण समझाने के लिए हमें पौधे को ही भौतिक रूप से दिखाना चाहिए, ना कि एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू भी दिखा सकते हैं, और वैसे ज़्यादा बेटर होगा कि हम उनको प्रत्यक्ष लेके जाएं और उनको देखभाल करने के लिए दें और एक पौधा उनके सुकृत कर दें, तो वो जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो शिक्षण विधियों पे निर्भर करता है कि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, और चाहे तो दोनों विधियों का यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता है ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों पहला ऑप्शन कहता है NROEER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है, जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं, जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा कि इस पर सभी चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। एक स्कूल विषय आधारित एक पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय से रिलेटेड सभी चीज़ें इसमें होती हैं, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पर देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? सभी। और तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। तो ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि शिक्षण और मूल्यांकन के लिए जो भी खुलेआम लाइसेंस ऑफ सामग्री होती है होती है, बहुत सारी सामग्री होती है, क्योंकि जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो ओपन सोर्स जो सोर्स कोड होता है हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ये पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तकें, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। हाँ, तो दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं ना कि यह एक मतलब हमारा जो दीक्षा ऐप है, जो दीक्षा ऐप है वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, और ये ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। इससे हम किसी भी तरह की बुकें डाउनलोड कर सकते हैं और पाठ्य पुस्तक कोई भी पढ़ सकता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसमें पाठ्य पुस्तक होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है, स्ट्रीमिंग वीडियो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सभी सही हो गए दोस्तों। इसमें सभी पे ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन दबा देंगे।
अब ई सामग्री, ये भी दोस्तों ईजी है। ई सामग्री मतलब आपको जो भी इंटरनेट पे जो सामग्री मिल रही है उसको ई सामग्री बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो किसी भी तौर पे हो सकती है दोस्तों, डिजिटल टेक्स्ट हो सकता है, चित्र हो सकता है, ऑडियो वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री हो सकती है। पहला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ई मतलब इंटरनेट पे, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया दोस्तों, है ना। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात लाभ आदि से प्राप्त सामग्री। तो ये भी सही हो गया दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ई पाठशाला से NCERT की बुकें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सही भी ऑप्शन पे टिक कर देंगे और आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहता है, आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो ये तो आपने अपने मॉड्यूल में भी पढ़ा होगा दोस्तों, कि किस तरह से आईसीटी जो है अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम सिर्फ हम दृश्य भी दिखा रहे हैं और उसमें अगर हम कुछ ऑडियो भी डाल देते हैं तो हमारा जो है जल्दी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं तो हमें कितनी जल्दी इफेक्ट करता है। तो कोई भी चीज़ देख के आते हैं या सुन के आते हैं तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, बहुत सारी ज्ञानेंद्रियाँ अगर एक साथ काम करती हैं तो हमें सीखने में जल्दी मदद मिलती है। तो इसलिए आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो हमें अधिगम में जल्दी मदद मिलेगी और जल्दी बच्चे सीखेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि अधिगम के साधनों का कहीं भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। तो ये भी सही हो गया दोस्तों। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तो जैसे कि अगर कोई पिक्चर होती है, अगर हम पिक्चर देखते हैं या कोई भी वीडियो होता है, अगर हम उसको क्लिक करके देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको कोई वीडियो भेजती हूँ और कोई समझाती हूँ तो वो जल्दी हमको प्रोत्साहित करता है सीखने के लिए। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, सभी। और नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, आईसीटी संबंधित नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि आईसीटी के जो पहला मैंने मॉड्यूल गतिविधि आधारित करवाया था तो उसमें पूछा था ना, बोला था कि ये 6 स्टेप या 5 स्टेप याद कर लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं। अब इनमें हमें बताना है कि इनसे रिलेटेड क्या नहीं है, ठीक है। तो प्राप्त करना, पहला ऑप्शन कहता है प्राप्त करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप तो बस एक एग्जाम्पल याद रखो व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, जो आईसीटी होता है मतलब हमें डिजिटल रूप में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना और हम उस पर रिलेटेड प्रतिक्रिया देना, तो ये क्या होता है डिजिटल रूप में और इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा। तो वो क्या होता है, आईसीटी होता है, सिंपल। तो हम कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि उसका ऑप्शन दिया है पुनः प्राप्ति। तो हम जब देखो व्हाट्सएप हम बंद कर देते हैं, लेकिन हम जब दूसरा फिर से अगर वही पढ़ना चाहते हैं जो किसी ने भेजा था तो हम उसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। अब नीचे से रिलेटेड है, देखो दोस्तों सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखो, क्रिएट करना। हम कभी भी हम अपने मैसेज को टाइप करके फिर से टाइप करके और भेज सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सृजन करना, ये भी सही हो गया। लेकिन इमेजिन करना ये नहीं है, इसमें नहीं आता आईसीटी में, ठीक है। तो इमेजिन करना गलत हो गया। तो इस ऑप्शन को क्लिक करके हम नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन कहता है गुणवत्ता में सुधार के लिए। बिल्कुल गुणवत्ता में अच्छा सुधार आएगा, मतलब ज़्यादा ऑडियो और वीडियो देखेगा तो जल्दी से सुधार आएगा, तो गुणवत्ता में सुधार के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, और तीसरा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। तो ये जो सभी ऑप्शन है ये सही हो गया। पुरानी विधि जो होती है, पुरानी विधि से नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और हम अपने शिक्षण विधि में अलग अलग टाइप की गतिविधि, ऑडियो वीडियो सब सम्मिलित करेंगे और हाँ उनको प्रैक्टिकल तौर पे भी बताएंगे और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देंगे।
तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो सभी पे ऑप्शन पे क्लिक कर देख लेते हैं इसमें क्या कहता है कि पहला बोलता है कि क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से जो कथन सत्य नहीं है दोस्तों, इसमें आपको ये जो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। और ये जो है सॉफ्टवेयर होते हैं कई प्रकार के, जिसको अलग अलग चीज़ों में कई तरीके से यूज़ किया जाता है। और मैं इसका आंसर सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में समझाती जाती हूँ कि ये क्या है, आपको याद रखते जाना है और इसको यूज़ भी कर सकते हैं आप अपनी टीचिंग में यूज़ करेंगे तो आप मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको टीचिंग में यूज़ भी कर सकते हैं और अच्छे से उसको बता भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो ये याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो सबसे पहला जो है ओपन शॉट, ठीक है, जिसमें हमने गलत लगाया है। जो ओपन शॉट जो होता है वो एक वीडियो एडिटर होता है दोस्तों, और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इजीली हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और इसमें एनिमेशन का जो एनिमेशन इफेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। हम 3D एनिमेशन भी इसमें कर सकते हैं। हम जैसे कि स्लो मोशन हम देखते हैं मोबाइलों में भी आजकल स्लो मोशन आ रहा है, वो भी हम इफेक्ट डाल सकते हैं। और कई प्रकार की ऑडियो मिक्सिंग और एडिटिंग भी इसमें की जा सकती है और ये सभी प्लेटफॉर्म पे चलता है, लाइनक्स, मैक्स और विंडोज़ पे चलता है। जैसे कि अब ये पूछा जाएगा कि ये ओपन शॉट क्या है ना, तो बाद में आ सकता है। ओपन शॉट हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी देखा था, लेकिन मैं आपको बताया नहीं, लेकिन ये फिर से आ गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ओपन शॉट जो है एक वीडियो एडिटर है, ओपन वीडियो एडिटर है। ठीक है, जिसमें हम आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से और हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और एनिमेशन सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ये गेम्स बनाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये गेम्स बनाने के लिए नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये कट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके जो मूवीज़ रहती है ना उस तरह के भी इफ़ेक्ट इसमें डाल सकते हैं। हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, म्यूज़िक इसमें डाल सकते हैं। जो भी फ्री बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं या साउंड होते हैं जो फ्री होते हैं टेंशन वाले, जैसे टेंशन डालना है, कॉमेडी डालना है, फियर का कोई भी म्यूज़िक डालना है तो इसमें हम डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा दोस्तों देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। तो पहले मैंने आंसर तो बता ही दिया दोस्तों, इसका ये गेम्स से रिलेटेड एनिमेशन नहीं बनाते, गेम्स से रिलेटेड नहीं है, इसमें गेम्स को नहीं बनाया जाता है, इसमें हम वीडियो एडिटिंग की जाती है और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो दोस्तों देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। ये गूगल फॉर्म्स के बारे में बता रहा है दोस्तों। गूगल फॉर्म्स जो होते हैं कि कई प्रकार के गूगल फॉर्म्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि आप ना निरीक्षण का कुछ भी एक लिंक आती है ना, उस पर आप डिटेल भरते हैं ना, जैसे कि नाम क्या है, ये क्या है, और क्विज़ भी जैसे अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि दीक्षा ऐप पे आप क्विज़ अटेंड कर रहे हैं, ये वाली जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो इससे रिलेटेड इस तरह के फॉर्म्स को हम डिज़ाइन किया जा सकता है और बच्चों को भी दी जा सकती है ऐसे बना के, ताकि बच्चे जो हैं आसानी से क्विज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए जो है कि जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँ और गूगल फॉर्म्स की मदद से मैं क्वेश्चंस बना लूँ तो आपका स्कोर भी दिखता है इससे, और आप इसमें जैसे ये दीक्षा ऐप पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँ कि गूगल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि काहुट क्या होता है। ठीक है, तो काहुट भी एक क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सोशल लर्निंग के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है।
दोस्तों तो ये आपने काहूट को देखा कि काहूट क्या होता है। मैं बता दूं आपको, ये खेल आधारित शिक्षण मंच है, मतलब कि गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। और इसके सीखने के खेल जो होते हैं उपयोगकर्ता के द्वारा क्या होता है कि इसमें क्विज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और क्विज़ से रिलेटेड वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप क्विज़ से रिलेटेड कई पसंद की क्विज़ेस रहती हैं और आप उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया काहूट, याद रखना है ना। हॉट पोटैटो, अब क्या आता है हॉट पोटैटो क्या होता है। हॉट पोटैटो भी क्या होता है, एक पार्टी गेम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हाँ ना, जो दोस्तों जो ये जो हॉट पोटैटो होता है, हॉट पोटैटो में है ना कई तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, 6 एप्लीकेशंस होती हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो। जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आप इंटरेक्टिव जो भी साइट होती है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो भी साइट होती है उसमें इंटरेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्ले स्टोर से, और अपने में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इंटरेक्टिव मल्टीपल चॉइस शो होती हैं, इसमें आप शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं, या जंबल्ड सेंटेंस होते हैं, या क्रॉस वर्ड मैचिंग, जो भी मैच द कॉलम जो होता है मैच करना ये वाला, और गैप फिल एक्सरसाइज होती हैं, मतलब जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होती हैं, वो इसमें हम यूज़ करके और बना के और फिर हम इसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो ठीक है, आपने देख लिया होगा कि जो हॉट पोटैटो हो गया। अब मेंटीमीटर क्या होता है दोस्तों। मेंटीमीटर दोस्तों, ये मेंटीमीटर कंपनी है, एक स्वीडिश की कंपनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि मेंटीमीटर को किसने बनाया था। एक स्वीडिश की कंपनी है, उनने बनाया था। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं विथ रियल टाइम फीडबैक। जैसे कि मैं आपको बताती भी रहती हूँ ना कि आज मैं प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, तो ये एक तरह से प्रेजेंटेशन बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। छोटे छोटे टॉपिक्स पे आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कलरफुल प्रेजेंटेशन इसकी मदद से आप बना सकते हो। ठीक है, मेंटीमीटर के बाद ये क्या होते हैं, आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं। ये हमने पढ़ लिया सभी, गूगल फॉर्म, काहूट और हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मदद से हम कई प्रकार के बच्चों के आकलन कर सकते हैं, क्विज़ प्रोवाइड करके, या फिर शॉर्ट आंसर। हर के अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, स्टेलेरियम या जियोजेब्रा और काजियम और एवोगेड्रा। ये क्या है, विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सॉफ्टवेयर। ये भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, जिसकी मदद से आप कई प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं और टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि बच्चे जल्दी से सीख लें। तो स्टेलिरम के बारे में बता दूं दोस्तों, ये भी एक फ्री ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, जिसको आप कंप्यूटर पे चला सकते हो। उसमें क्या होता है कि जैसे कि स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स दिखते हैं, वैसे रियल स्टार्स को हम देख सकते हैं 3D में। जैसे कि हम नेक्ड आइज से देखते हैं स्टार्स को, वैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर में स्काईज को, जो भी हमारे स्काई हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, जियोजेब्रा क्या है। जियोजेब्रा एक इंटरेक्टिव ज्योमेट्री से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। या इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मैथ से रिलेटेड जो होती हैं चीज़ें, मैथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड, हम इसको शो कर सकते हैं और बच्चों को आसानी से उनको बता सकते हैं मैथ से रिलेटेड चीज़ें। और इसमें कई प्रकार के जो होते हैं टीचिंग, हम मैथमेटिक्स को भी पढ़ा सकते हैं और साइंस को भी पढ़ा सकते हैं। इसमें कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको हम इसको चेंजेस भी कर सकते हैं और कई तरीके से बता भी सकते हैं, ताकि इंटरेक्टिव तरीके से ज्योमेट्री को सिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कालजियम भी एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों एवोगेड्रो भी आ सकता है। एवोगेड्रो को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, देखिए, एवोगेड्रो। और एवोगेड्रो क्या होता है कि जो केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आप इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि एवोगेड्रो किसने बनाया था। तो एवोगेड्रो क्या है कि एवोगेड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था, और एवोगेड्रो के नाम से ये डेवलप हुआ था ये सॉफ्टवेयर। और ये जो एवोगेड्रो होता है ये इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1811 में अणु की खोज की थी, है ना। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें की मदद से हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसमें हम बता सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो एवोगेड्रो होता है एडवांस्ड मॉलिक्यूलर एडिटर होता है और विजुअलाइज़र होता है, जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूल से रिलेटेड चीज़ों को, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को हम समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो दोस्तों क्या कहता है। फ्री माइंड और फ्री प्लान माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको लिखा ही हुआ है कि जैसे हमारे जो विचार होते हैं और अवधारणाएं होती हैं उनको चित्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये दोनों भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो निःशुल्क हैं और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपनी शिक्षण में यूज़ कर सकते हैं और अपनी शिक्षण को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। और ये आपको समझना है कि कब कौन सा सॉफ्टवेयर और क्या चीज़ें यूज़ करनी है, और इनका यूज़ अगर आप सीख लेते हैं तो आप काफ़ी टीचिंग को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अब ये 10 हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं और ये सबमिट करना है हमको। इसके लिए हम सबमिट बटन को दबा देते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहता है। तो हमारा जो स्कोर है वो दोस्तों 10 आउट ऑफ 10 आ चुका है और हमने सीख भी लिया कंसेप्ट को और आसानी से, और क्वेश्चंस को भी कर लिया। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर दूसरी चीज़ें मुझे लगती हैं कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर लाऊंगी और क्वेश्चंस करवा दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको दिक्कत नहीं आए, और ये जो है आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी काम आएगा। तो मैं आपको दूसरी सीरीज़ में अगले वीडियो में बताऊंगी कि अगले वीडियो तो मैं तो 6 जो मॉड्यूल है 6 मॉड्यूल के उसके प्रश्न लेकर आऊँगी और गतिविधि लेके आऊँगी। उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर अपन उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकें। और इन क्वेश्चंस को करने से ही आपने समझ तो बना ली होगी, लेकिन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। जो मॉड्यूल में आपके थ्योरी दी गई है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बना दूंगी जिसकी आप प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक की बाय बाय, सी यू।